हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवेंद्र राजपूत है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बोला था कि हम हिस्ट्री के एवरी टॉपिक को एक एक करके वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस वीडियो में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के ईच एंड एवरी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कैसे ये शुरू हुई, कैसे विकसित रूप में पहुंची और कैसे ख़त्म हुई। हड़प्पन सिविलाइजेशन को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे हम बोलते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन दुनिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, लेकिन हम जब टाइम पीरियड की बात करते हैं तो जब हम मेसोपोटामिया के टाइम पीरियड देखते हैं तो उसका टाइम पीरियड बताया गया है 4000 BCE से 6000 BC, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से पुरानी मानी जाती है। इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को साउथ एशिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है। और हम हड़प्पा को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राक हड़प्पा, दूसरा होता है विकसित हड़प्पा और तीसरा होता है उत्तर हड़प्पा, जिसको लेटर हड़प्पा भी बोला जाता है। तीनों पीरियड में क्या डिफरेंस है? पहला जो प्राक हड़प्पा था, इस टाइम पे बसना लोग शुरू किए थे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, ये तीनों एरिया को मिला के तो वहाँ पे बसना शुरू किए थे नदियों के किनारे। तो ये कौन से पीरियड में आएगा? प्राक हड़प्पा, शुरू वाले में। और जब सेकंड आया तो सेकंड विकसित हड़प्पा। यहाँ पे बड़े बड़े सिटीज़ बन चुके थे, लाइक हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, ऐसे सिटीज़ डेवलप हो चुके थे। तीसरे में आता है उत्तर हड़प्पा या लेटर हड़प्पा। यहाँ पे कैसे ये हड़प्पा या सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन हो गई, हम इसके बारे में पता करते हैं। तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला प्राक हड़प्पा का टाइम पीरियड है 3200 से 2700 टाइम पीरियड, और जो विकसित हड़प्पा है उसको 2300 से 1700 का टाइम पीरियड कहा जाता है। और तीसरा है उसका टाइम पीरियड 1700 से 1200 का टाइम पीरियड कहा जाता है, जिसमें डिक्लाइन हुआ। तो इसमें आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड याद नहीं रखना है, क्योंकि अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग टाइम पीरियड दिया है। तो एक्चुअली कोई भी नहीं बता सकता कि इसका एक्चुअल टाइम यही था, क्योंकि ये सब चीज़ हमको कैसे पता चली है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के थ्रू हमने इसका टाइम पीरियड निकाला है, कार्बन डेटिंग और इन सब चीज़ों से। तो एक्चुअल टाइम पीरियड कोई नहीं बताया, सब हिस्टोरियन ने एक्सपेक्टेड सब बताया। तो ये जो हम टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं वो एक्सपेक्टेड है। इसके बाद हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, अब शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या चीज़ें हमको मिलने वाली हैं। सबसे पहले सोर्सेस क्या क्या सोर्सेस हमको मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको पता चलती है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिली हैं, उसमें क्या क्या मिले हैं? मुहर या सील्स मिली हैं और मूर्तियाँ मिली हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट्स मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सोर्सेज में पढ़ेंगे। उसके बाद ओरिजिन एंड एक्सटेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे और कहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन हुआ नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे इंडिया के, और कैसे वो सिंधु नदी के किनारे बसते बसते गंगा नदी और यमुना के मैदान तक पहुंच गया। तो ये ओरिजिन एंड एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर अर्बन प्लानिंग, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट थिक है। अर्बन प्लानिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे ये ग्रिड सिस्टम में डिवाइड था, कैसे इसकी सड़कें डिवाइड थी और कैसे वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमको अर्बन प्लानिंग की मिलती हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे व्यापार कैसे होता था, किसके थ्रू होता था, और सिर्फ सिविलाइजेशन के अंदर व्यापार होता था कि इसके अलावा भी बाहर भी व्यापार होता था दूसरी सिविलाइजेशन के साथ। मेसोपोटामिया उस टाइम पे थी, तो क्या बाहर भी हमारा व्यापार होता था? तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आर्ट एंड क्राफ्ट। यहाँ से क्या क्या आर्ट एंड क्राफ्ट मिले हैं, किस टाइप के पोट्री मिले हैं, पोट्री के साथ साथ हमको किस टाइप के मन के बीड्स मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आर्ट एंड क्राफ्ट में, और लास्ट में हम इसको कंक्लूड करेंगे कि ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हो गई। तो ये हमको लास्ट में देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस था। जैसे हमको मोहनजोदाड़ो में 7 लेयर्स मिले हैं, तो वो कैसे 7 बार बाढ़ आने से मोहनजोदाड़ो डिक्लाइन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम डिक्लाइन में पढ़ेंगे। अब जब हम किसी सिविलाइजेशन को पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली सिविलाइजेशन होता क्या है। सिविलाइजेशन एक ऐसा होता है जब ह्यूमन जो रहते हैं, मानव, एक सोसाइटी में रहने लग जाते हैं और उस सोसाइटी में डेवलपमेंट होने लग जाता है, और जब वो डेवलपमेंट के पीक में पहुंच जाता है तो उसको सिविलाइजेशन कहता है। तो इसका एक बहुत अच्छा सा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन कल्चरल डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज सिविलाइजेशन। इसका मैं बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले था, क्या था? लिथिक एज था, न्यूलिथिक एज था। न्यूलिथिक एज में लोग अब एक जगह रहने लग गए थे। जो पहले घुमंतू थे वो अब एक जगह रहने लग गए थे। अब एक जगह जब रहने लग गया तो सोसाइटी डेवलप होने लग गई, और जब सोसाइटी डेवलप होने लग गई तो डेवलप होते होते वो उसके पीक में भी पहुंचेगी। तो उसके बाद वहाँ पे
हड़प्पन सिविलाइजेशन आता है, वहाँ एक सिविलाइजेशन शुरू होता है। और यदि हम किसी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, उसके ट्रेड्स क्या क्या होते हैं। पहला, हम इसको अब कंपेयर करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमको क्या पता चला है और एक्चुअली में सिविलाइजेशन होता क्या है, तो आप मैच करेंगे दोनों चीज़। इवोल्यूशन ऑफ सिटीज़, पहला ट्रेड क्या है, इवोल्यूशन ऑफ सिटीज़। तो इवोल्यूशन ऑफ सिटीज़ होता है कि नहीं, एक्चुअली में होता है, क्योंकि हम तो यही पढ़ने वाले हैं। अर्बन सिविलाइजेशन था हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो सिटीज़ के इवोल्यूशन तो होती ही है। सरप्लस फूड, ये क्या बोल रहा है, सरप्लस फूड बोल रहा है, ये जो एक्स्ट्रा फूड होता है ये उत्पादन ज़्यादा होने लग जाता है। जब डेवलपमेंट होगा तो उत्पादन के साधन भी बढ़ेंगे, जब साधन बढ़ेंगे तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो जब एक्स्ट्रा जो फूड आएगा उसको क्या करेंगे, तो उसको स्टोर करेंगे वही अकाल के टाइम पे या इमरजेंसी के टाइम पे वो यूज़ करने को आएगा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमको ये पता चलता है कि स्टोर हाउसेस थे, तो यहाँ से भी कंफर्म हो गया कि सिविलाइजेशन है। तीसरा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, तो ये भी हमको पता चलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। कैसे, क्योंकि वहाँ अपन देखते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्री थे, इंडस्ट्री में अब हर सारे लोग एक टाइप का काम नहीं कर सकते, अलग अलग लेबर अलग अलग टाइप का काम करेंगे, तो डिवीजन ऑफ लेबर था। और रहने का भी देखें तो जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पे भी डिवीजन था, इनके रेसिडेंशियल एरिया पे एक सिटाडेल ऊपर था और एक नीचे जो कि लोअर टाउन था। तो डिवीजन ऑफ लेबर तो होता ही है, तभी एक सोसाइटी या एक सिविलाइजेशन अच्छे से चल सकता है। यदि सब एक ही लेवल पे आ जाए तो कोई भी चीज़ नहीं होगी। फिर सिस्टम ऑफ राइटिंग होता है, क्योंकि किसी भी सिविलाइजेशन को देख लेते हैं, वहाँ पे एक टाइप की स्क्रिप्ट या राइटिंग्स होती है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन जैसे मेसोपोटामिया में था, चाइनीज सिविलाइजेशन में था, और जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में था यहाँ पे भी स्क्रिप्ट थी, लेकिन उस स्क्रिप्ट को हम लोग आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये कौन सी स्क्रिप्ट है। हम बस इतना जानते हैं कि ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, बट हम उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाए हैं कि ये पाली लैंग्वेज है कि लैटिन है या इंग्लिश है या संस्कृत है, कुछ भी ये सारी चीज़ें हमको नहीं पता, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। उसके बाद किसी भी सिविलाइजेशन में मॉन्यूमेंट्स और पब्लिक बिल्डिंग्स देखा जाता है कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे मेसोपोटामिया में क्या था, बड़े बड़े मंदिर और बिल्डिंग्स डेवलप हो रहे थे, तो सिविलाइजेशन बन रही थी ना। साथ ही साथ यदि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर भी हमने मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग देखी है। जैसे बनावली की बात करें तो वहाँ पे 2 to 3 स्टोरेज बिल्डिंग्स मिली हैं। खुद हड़प्पा और मोहनजोदारो में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स मिली हैं, तो इससे पता चलता है कि हाँ वहाँ एक सिविलाइजेशन थी। और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जानना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा तभी तो सारी चीज़ें डेवलप होंगी। कैसे, जैसे हमको साक्ष्य मिला है, फॉर एग्जांपल कपास के साक्ष्य मिले हैं। कपास के साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ में मिले थे, तो लेकिन जब डेवलपमेंट होने लग गया तो डेवलपमेंट से उस कपास से कपड़े के साक्ष्य हमको मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता चलता है। और ये सारे ट्रेड्स किसके होते हैं, सिविलाइजेशन के, और यही सिविलाइजेशन के सारे ट्रेड्स हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सबको रिलेट करते चलना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि मैन सेटल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। जब सिविलाइजेशन शुरू होता है तो क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू ही लेते हैं, ये हम एक रफ फिगर बना लेते हैं अपने भारत का, ऐसे करके, सॉरी मेरे पास पेन टैब नहीं है। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिया था, ये वाला एरिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या थी, जो हिमालय है, हिमालय से यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ गई हैं, सप्त सिंधु यहीं से गई हैं। तो ये रिवर्स के किनारे ही सबसे पहले लोग बसना शुरू किए थे। तो हम अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो कोई भी सिविलाइजेशन है उसके ट्रेड्स ये होंगे कि वो जनरली नदी के किनारे बसना शुरू करेंगे। क्योंकि नदी में क्यों बसेंगे, क्योंकि नदी फर्टाइल लैंड वहाँ पे मिल जाता है। नदी के किनारे नदी बहुत सारे अपने साथ फर्टाइल चीज़ें लाती हैं जो कि ज़मीन में वहाँ पे फर्टाइल हो जाता है। तो फर्टाइल लैंड होता है नदी के किनारे, इसलिए ज़्यादातर लोग उस टाइम वहाँ पे रहते हैं। अब अभी के टाइप का तो टेक्नोलॉजी पेस्टिसाइड्स उनके पास नहीं रहा होगा, उस टाइम फर्टाइल लैंड चाहिए था उनको, तो वो नदी के किनारे रहते थे। इसके साथ साथ जब फर्टाइल लैंड होगा तो वहाँ पे उत्पादन भी ज़्यादा होगा, जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो सरप्लस ज़्यादा मिलेगा हमको, इसीलिए सरप्लस ऑफ फूड भी वहाँ पे होगा। सरप्लस फूड हेल्प पीपल टू मूव टू अदर फील्ड्स एंड बिकम द स्पेशलिस्ट। इसका एग्जाम्पल ये यहाँ पे ये लिखा है कि जब आपके पास सरप्लस फूड होगा, जब ज़्यादा आप उत्पादन करोगे तो अपने यूज का आप यूज़ कर लोगे, और जो बचेगा उसको या तो स्टोर करोगे नेक्स्ट ईयर के लिए, या तो उसको
बेच दोगे या इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आप हो सकता है आप अपनी स्किल अपग्रेड करने के लिए भी इन्वेस्ट करो, या तो आप किसी और चीज़ में, आपके घर में यदि बेड नहीं है तो मान लो लकड़ी का आप वुड ले लिए, मेटल्स ले लिए, तो इसमें आप चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हो। अब इन्वेस्ट करोगे तो आप उसके बारे में सीखोगे, मेटलर्जी के बारे में सीखोगे, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वहाँ कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करोगे, राइटिंग्स पे इन्वेस्ट करोगे। जैसे हम मेडिवल टाइम पे पढ़ते हैं कि लोग अपने यहाँ पे हिस्टोरियंस रखते थे, राइटिंग पे इन्वेस्ट कर रहे थे वो। तो ये सिविलाइजेशन के फॉर्म्स है। उसके बाद दिस फाइनली हेल्प दिस सिविलाइजेशन टू डेवलप। ये सारी चीज़ें मिलके सरप्लस, और जो ये सरप्लस से बची चीज़ें इसको इन्वेस्ट करके जब आप सीखते जाते हैं तो डेवलपमेंट होते जाता है, और यही डेवलपमेंट सिविलाइजेशन फॉर्म करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे जाने से पहले हम चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ लेते हैं। चैल्कोलिथिक पीरियड क्या था? मेटल रिप्लेस्ड स्टोन। इस इरा में ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली स्टोन को हटा दिया गया, मेटल और स्टोन दोनों यूज कर रहे थे, लेकिन स्टोन को अब कम यूज किया जा रहा था और मेटल्स को ज़्यादा यूज करना शुरू कर दिए थे चैल्कोलिथिक पीरियड में। और जो पहला मेटल था वो कौन सा मिला था? तो वो कॉपर हमको सबसे पहला मेटल था जो मिला था। इसके बाद हमको ब्रॉन्ज इसमें भी जाएंगे, लेकिन जो पहला मेटल था वो कॉपर था। The period when man used both the stone and copper is called the Chalcolithic period। तो दोनों यूज कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली स्टोन, एकदम से कुछ चीज़ें नहीं हट सकती हैं, वो धीरे धीरे हटेंगी। तो यहाँ पे हट गई थी लेकिन कंप्लीटली नहीं हटी थी। तो जो जब दोनों यूज करते हैं उस पीरियड को हम कैलकुलेटिक पीरियड कहते हैं। फिर आता है ब्रॉन्ज एज, क्योंकि कॉपर के बाद अब जो सेकंड मेटल मिलेगा वो ब्रॉन्ज मिलेगा। तो लेटर कॉपर वॉज मिक्सड विद द टिन और जिंक। किसके साथ मिलाया? टिन और या तो जिंक के साथ मिला के एक अलॉय फॉर्म किया जिसको ब्रॉन्ज कहा जाता है। और ब्रॉन्ज इज मोर हार्ड देन द डक्टाइल, मोर हार्ड एंड डक्टाइल देन द कॉपर। कॉपर उतना हार्ड नहीं था इसलिए अलॉय फॉर्म किया गया था ब्रॉन्ज का। ये पहले से ज़्यादा हार्ड था, ज़्यादा हार्ड है तो ज़्यादा देर तक टिकेगा, इसलिए इसको ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया गया, इससे वेपन्स बनाए गए। इसके साथ साथ ब्रॉन्ज बिकम द इम्पॉर्टेंट एंड हेंस इट इज पीरियड वॉज कॉल्ड एज ए ब्रॉन्ज पीरियड। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर बहुत ब्रॉन्ज यूज होने लग गया था। अब कॉपर को कम यूज कर रहे थे, अब जो मजबूत होगा उसी को ज़्यादा यूज करेंगे ना, जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी उसको यूज करेंगे। इसलिए इस एज को क्या बोला जाता है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ। ओके, अब टोटल 4 ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थे। पहला था हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पाया गया है? तो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, इंडिया के प्लस कुछ एरिया अफगानिस्तान में पाया गया है, और पाकिस्तान में तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो मेन सेंटर था वो पाकिस्तान तो था ही। हड़प्पन सिविलाइजेशन और किस रिवर के इर्द गिर्द पाया गया है? तो इंडस रिवर के किनारे पाया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इंडस के नाम पे ही इसका नाम इंडस सिविलाइजेशन भी पड़ा गया है। और उस जगह के नाम पे सबसे पहले हड़प्पा को खोला गया था, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम पड़ा। लेकिन जब नदी की बात करेंगे तो इंडस सिविलाइजेशन। जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इराक के एरिया में था, लेकिन ये किस नदी के किनारे था? तो ये था टिग्रिस नदी के किनारे, मेसोपोटामिया। और फिर तीसरा आता है चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन भी किस रिवर के किनारे था? तो वेनियो और यांगसे रिवर के किनारे था। और चौथा सिविलाइजेशन आता है इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इन इजिप्टियन ऑन द बैंक्स ऑफ द, जो सबसे फेमस रिवर है और सबसे बड़ी रिवर है, नाइल नदी के किनारे पाया जाता है। ये 4 ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। इसको याद रख सकते हैं, जनरली पूछता नहीं है बट अपने जनरल नॉलेज के लिए इसको याद रख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इतना देर से हमने बैकग्राउंड क्रिएट किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब इसको शुरू करते हैं। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द 20th सेंचुरी। जान रहे हैं, एक्चुअल डेट भी हम जानते हैं, 1921 में दयाराम साहनी ने। लेकिन इसके पहले भी कुछ चीज़ें मुहरें मिली थी। 1853 में कनिंगम को एक सील मिली थी, मुहर मिली थी, लेकिन वो इग्नोर कर दिया था कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की नहीं है, इसलिए। नहीं तो ये उसी टाइम पे खोजा जाता। तो ये जाके जॉन मार्शल के अंडर पे 20वीं सदी में 1921 में दयाराम साहनी ने खोजना शुरू किया था। ठीक, इंडस वैली, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको यहीं से बताते चल रहा हूँ कि आप रिलेट कर सकेंगे वहाँ पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स हड़प्पन कल्चर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन आफ्टर द नेम ऑफ द फर्स्ट साइट,
हड़प्पन साइट, जो हमने कहा कि इसका नाम इसीलिए इसका हड़प्पा पड़ा क्योंकि जो सबसे पहले जगह खोजी गई थी वो हड़प्पा ही खोजी गई थी। और 1921 में किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। ये नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। और 1922 में मोहनजोदारो को खोजा गया था। 1901 में सर जॉन मार्शल रिवील्ड दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। 1901 में जॉन मार्शल ने रिवील किया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कुछ है। उसके बाद 1921 में जब दयाराम साहनी बने थे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तब इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा को खोजा था। अब 1922 में क्या होगा? 1922 में RD बनर्जी ने मोहनजोदारो को खोजा था। वो एक्चुअली वो ये खोजने नहीं गए थे कि मोहनजोदारो मिलने वाला है, वो सोचे यहाँ पे कोई बुद्धिस्ट स्तूपा है, उसको खोजने गए थे एज अ बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ। तो वहां पे बुद्धिस्ट स्तूपा निकल के वहां पे कौन सी सिटी मिली? मोहनजोदारो की सिटी मिली थी। उसके बाद मोहनजोदारो मीन्स, इसके अलग अलग नाम है। एक तो माउंटेन ऑफ डेड भी कहा जाता है, मृतकों का टीला। और यहीं पे हमको क्या मिलता है? सबसे बड़ा स्नानागार मिलता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदारो हो गया। सोर्सेस ऑफ द हड़प्पन अब पढ़ते हैं। देखो इतने छह सोर्सेस हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी सिर्फ 6 सोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। नो एडवोकेट रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल टू गेट द नॉलेज ऑफ द हड़प्पन। एक तो हम सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट नहीं थी, पिक्टोग्राफी हम जानते हैं, तो ऐसा कोई बड़ा सा नॉलेज रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिला कि इसके बारे में पता चले। तो हमको मोस्टली रिकॉर्ड्स कहाँ से पता चलते हैं? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू हमको पता चलता है। जब हमने खोदा उस एरिया में, तो जो चीज़ें मिली, मुहरे मिले और आर्टिफैक्ट्स मिले, पॉटरे मिली और ये सारी चीज़ें मिली, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि सिविलाइजेशन कैसी थी। सो द नॉलेज दैट वी हैव अबाउट the entirely based on the archaeological sites. Okay, the major sources of our information is कौन से हैं? तो पहला the ग्रेट बाथ। मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ पे कि कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हैं। ठीक, तो सबसे पहले ग्रेट बाथ मिला हमको कहाँ से? मोहनजोदारो से। हम ये वेल नोन है। सिटाडेल हर एक सिटी में होता था। जो सिटी होती थी जहाँ रहते थे वो 2 पार्ट में डिवाइड होता था। जो अपर पार्ट होता था जहाँ पे मान लो रूलर लोग रहते थे, उसको सिटाडेल कहा जाता था। और जो लोअर टाउन होता था वहाँ पे लोकल जो एवरी सिटीजन्स, काम करने वाले, व्यापार करने वाले, ये लोअर टाउन पे रहते थे। तो सिटाडेल हर एक जगह पे पाया गया है, कालीबंगा और हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, ऐसा करके। ठीक, फिर सील्स भी हर जगह से मिली हैं, मोस्टली सभी जगह से मिली हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सील्स मिली हैं हड़प्पा से। लेकिन जो लिखित वाली जो कहा जाता है वो सबसे ज़्यादा सील मिली मोहनजोदारो से। ठीक, फिर बियर्डमैन मिला है। बियर्डमैन कहाँ मिला है? प्रेस्ट किंग हमको मिला है मोहनजोदारो से। डांसिंग गर्ल भी मिली है मोहनजोदारो से। हम इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे अभी। डॉकयार्ड हमको कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल एक ऐसा सिटी मिला था हम लोग को जहाँ पे डॉकयार्ड है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और 7वां स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट कैसी थी। ये हमको सोर्सेज मिले हैं, इसके थ्रू हमको पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था। चलिए अब शुरू करते हैं ग्रेट बाथ से। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप हो सके तो स्पीड को 2x में करके देख लीजिएगा, लेकिन आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ग्रेट बाथ की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो ग्रेट बाथ हमने अभी जस्ट बताया कि कहाँ मिला है? मोहनजोदारो में। ये बहुत बड़ा था, इसका अभी मैं फोटो दिखाऊंगा आगे, ऐसा कुछ दिखता है। पहले पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे। तो मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिला, वो अच्छा बड़ा बाथ था जहाँ पे, जिसको आज का हम स्विमिंग पूल कह सकते हैं, उस टाइम पे था। और इस स्विमिंग पूल पे हमको वाटर प्रूफिंग के भी साक्ष्य मिले। सोचो उस जमाने पे जहाँ आदि मानव के बाद जस्ट अभी सोसाइटी डेवलपमेंट हुई थी, और वहाँ पे हमको वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले हैं। कैसे? क्योंकि वहाँ पे हमको जिप्सम के मोटार मिले हैं। जिप्सम यूज़ किया जाता है वाटर प्रूफिंग के लिए, तो ये उस टाइम पे मिल गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, इट डोनेट्स दैट द आर्ट ऑफ बिल्डिंग हैड रीच्ड एट हाई डिग्री ऑफ द परफेक्शन। सोचो ना, आज हमारे पास यहाँ सभी के पास स्विमिंग पूल नहीं होता, वहाँ पे उस टाइम पे स्विमिंग पूल बन चुका था। इट डोनेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास कैसे डिनोट करता है? अभी कंपेयर करके देखें तो हर किसी के पास स्विमिंग पूल नहीं होता। एक्चुअली जिनके पास पैसे हैं, जो अमीर है, उनके पास या और होटल्स में स्विमिंग पूल देखा जाता है। हर किसी के घर में स्विमिंग पूल नहीं है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? उस टाइम पे एक रूलिंग क्लास रहा होगा, वही लोग ये यूज करते होंगे। ग्रेटर बात। ओके, इसके साथ साथ ये किसका बना हुआ है? तो बर्न्ड ब्रिक्स का। सोचो, पक्की ईंटों का उस टाइम पे बना हुआ था। ये सिविलाइजेशन कितनी डेवलप हो चुकी थी। सोचो, अभी हम पक्की ईंटें यूज कर रहे हैं घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। उस टाइम पे ये सारी चीजें यूज हो चुकी थी। तो ये
पक्की ईंटों से बनाया गया था, जो ग्रेट बात था। द वॉल्स ऑफ द पूल वर मेड ऑफ द वाटर टाइट, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, वाटर प्रूफिंग बनाया गया था, और इसमें जिप्सन मोटार यूज किया गया था जिससे वाटर लीकेज ना हो। ठीक, इट माइट हैव बीन यूज फॉर द रिलीजियस पर्पस, हो सकता है कि इसको रिलीजियस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है जो प्रेस्ट लोग आए वो वहां पे नहाते हों, तो मे भी मान सकते हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं है। इट शोज एडवांसमेंट प्लानिंग विद द फीचर लाइक द वाटर सप्लाई एंड द ड्रेनेज। यहाँ पर से हमको बेस्ट वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज का उदाहरण मिलता है। इसके साथ साथ हम जब धोलावीरा के बारे में देखें तो धोलावीरा में सबसे अच्छा वाटर ड्रेनेज सिस्टम का साक्ष्य मिलता है। ये देखिए, ये जो एरिया है, ये बीच वाला एरिया, ये वाटर, ये ग्रेट बात है। ठीक, देखिए इतनी अच्छी सीढ़ी बनी हुई है। अब इसी में मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। जैसे इसके आगे हम सिटाडेल के बारे में, ये सिटाडेल है तो सिटाडेल के बारे में मैं आपको यहीं समझाता हूँ। ये जो ऊपर एरिया था, ये वाला ऊपर एरिया, ये किसी भी नगर का ऊपर एरिया सिटाडेल कहलाता था। वो नगर से थोड़ा ऊंचा होता था, यहाँ पे रूलिंग क्लास रहती थी। और ये वाले एरिया को अपन मान लेते हैं कि ये वाला लोअर टाउन था। इस लोअर टाउन पे कौन रहते थे? जो नॉर्मल व्यापार करते थे, नॉर्मल काम करते थे, वो सारे लोग यहाँ पे रहते थे। तो एक सिटाडेल अपर एरिया और ये लोअर एरिया, और ये ग्रेट बात था। अब चलिए हम इसको एक्चुअली में पढ़ते हैं। द रेज्ड एरिया, जो ऊपर वाला एरिया है, विच इज विच सिटी वॉज कॉल्ड एज द सिटाडेल। ऊपर जो रेज्ड एरिया सिटी में दिखता है उसको सिटाडेल कहा जाता है। द एरिया वॉज रेज्ड विद द हेल्प ऑफ द मड। इस जो कीचड़ और मिट्टी को मिला के उस एरिया को थोड़ी ऊंचा बनाया जाता था। और क्यों ऊंचा बनाया जाता था, इसका भी रीजन है, क्योंकि फ्लड आता था। तो फ्लड से यदि जमीन से थोड़ा ऊंचा है तो उनको धंसेगा नहीं, इसलिए इसको जनरली ऊपर बनाया जाता है। मोहनजोदारो हम देखते हैं कि स्लैब लाइक स्ट्रक्चर मिला, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनी है। रूलिंग क्लास हैड देयर हाउसेज इन द एरिया अलॉन्ग विद अदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स लाइक, और यहाँ पे कौन कौन सी बिल्डिंग्स और होती थी? तो ग्रेट बात हमने देखा, मोहनजोदारो में ग्रेनरी होता था हर जगह पे, असेंबली हॉल होता था, वर्कर शॉप होता था। जो ग्रेनरी है, ग्रेनरी के बारे में बात करते हैं कि हड़प्पा एक ऐसा एरिया था जहाँ पे ग्रेनरी जो सिटी के अंदर है, नहीं तो बाकी जितने भी 4 जगह और हैं वहाँ ग्रेनरी सिटी के हमेशा बाहर होता, स्टोर हाउस हमेशा बाहर होता था। लेकिन हड़प्पा बस एक ऐसी एक्सेप्शनल है जहाँ पे अंदर है। तो ये चीज़ें नोट कर लेंगे। इट डिनोट्स द एडवांसमेंट प्लानिंग, वी कैन कॉल इट एन अर्बन सिविलाइजेशन। इस प्लानिंग को देख के हम कह सकते हैं कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। और क्या सोर्सेस मिले हैं? तो सील्स मिला है। हमने सिटाडेल देख लिया, अब सील्स के बारे में पढ़ते हैं। सील्स यूजली यूज्ड बाय द हड़प्पन शो तो देयर आर्टिस्टिक स्किल्स। ओके, 2000 से भी ज़्यादा सील्स मीन्स मुहरे मिली हैं हम लोगों को। इट कंप्राइजेज द सील्स विथ वन ऑनर्ड बुल। एक बुल मिला है, मतलब एक सील मिला है, उसमें एक बुल बना हुआ है। उसकी फिगर मैं अभी चित्र आपको दिखाऊंगा, आपको एक्चुअली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बफेलो मिला है, टाइगर मिला है, गोट मिला है, एलिफेंट, मतलब ये सील्स में इनकी फोटो मिली है। राइनोसॉर्स मिले हैं। सील्स फॉर द रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर एंड सर्कुलर इन शेप। तीनों शेप में मिले हैं, रेक्टेंगुलर में भी, स्क्वायर में भी और सर्कुलर शेप में भी। और इसमें भी जो सबसे फेमस सील उसके बारे, एक पशुपति सील है और दूसरा है यूनिकॉर्न सील, सॉरी। तो पशुपति सील पहला वॉज शो दैट दे बिलीव्ड इन शिवा। इसको आदि शिवा भी बोला जाता है कि सबसे पहला प्रमाण था आदि शिव भगवान की पूजा का, इसीलिए इसको शिवा का भी साक्ष्य बोला जाता है पशुपति सील को। यूनिकॉर्न सील ये कहा जाता है एक मिथिकल बिलीफ्स, क्योंकि ऐसा कोई जानवर देखा नहीं था कि जिसके सिर्फ एक सिंग, इसको एक सिंगी पशु भी कहा जाता है, इसलिए इसको मिथिकल बिलीफ्स भी कहा जाता है। सील्स वर यूज्ड बाय द ट्रेडर्स टू स्टैम्प देयर गुड्स। सील्स मेनली ज़्यादातर ट्रेड के लिए ही, व्यापार के लिए ही यूज किया जाता था वहाँ पे। सील्स वर द प्रेस्ड ऑन द लेयर ऑफ वेट क्ले आफ्टर टाइंग टू नॉट टू द बैग ऑफ द गुड्स एंड सील्स वर फाउंड इन द डिफरेंट एरियाज। जब व्यापार होगा तो वैसे भी सील्स एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएंगे, कालीबंगा का मोहनजोदारो जाएगा। इसके अलावा ये तो इंटरसिटी है। जब हम बाहर में देखेंगे तो हमको कहाँ की सील्स मिली हैं? रोमन एम्पायर के भी सील्स मिली हैं, वहाँ से व्यापार होता था ना, तो उसकी भी सील्स मिलेंगी। फ्रॉम द फिगर्स ऑफ द सील्स वी केम टू नो अबाउट द ड्रेस, ऑर्नामेंट्स, हेयर स्टाइल्स एंड द एनिमल्स। ये क्या कहना चाह रहा है? जब हमको कोई सील मिलती है तो सील में जो जो फिगर्स होते हैं ना, उससे हमको वहाँ की इकोनॉमिक स्थिति के बारे में पता चल जाता है। यदि सील ही यदि एकदम प्योर गोल्ड का, तो हमको समझ आता कि उस टाइम पे कितनी समृद्धि रही होगी। और उसमें जो अंकन हुआ है, जैसे कोई आदमी बना है, आदमी
कौन सा ड्रेस पहना हमको ये पता चल जाता था। जैसे औरत लोगों को यहाँ घुटने तक पहने रहते थे, वो ड्रेस हमको कहाँ से पता चला? सील से पता चला। कौन कौन से ऑर्नामेंट्स वो औरत या पुरुष पहने हुए हैं, तो ऑर्नामेंट्स के बारे में पता चल जाता है। हेयर स्टाइल उनके कैसे थे कि लंबे लंबे बाल थे उस टाइम पे, ये हमको उससे पता चलता है। और उसमें कौन कौन से एनिमल्स उकारे गए हैं ये हमको पता चल जाता है कि उस टाइम पे कौन कौन से एनिमल्स थे। ये हमको किसके द्वारा पता चलता है? तो सील्स के द्वारा पता चलता है। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट देयर रिलीजियस लाइफ। कैसे रिलीजियस लाइफ के? पशुपति सील को हमने कहा ना कि शिव जी की पूजा करते थे, ये पता चलता है। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द ट्रेड एंड द कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पता चलता है क्योंकि सील से ही सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। रोमन एम्पायर का सील हमको लोथल में मिलता है, तो हमको पता चला ना कि वहाँ से यहाँ व्यापार हो रहा है। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट देयर स्क्रिप्ट्स। अब चलिए देखते हैं कैसे सील। ये रहे पशुपतिनाथ जी का जो सील है, जिसको हम आदि शिवा का भी रूप कहा जाता है। इसके बगल में ये हिरण के साक्ष्य हैं, ये सांप हो गया, ये भी ऐसे बुल टाइप का है, और ये बाघ हो गया। तो इसके साक्ष्य हमको मिले हैं। ये देखो, ये है यूनिकॉर्न, एक सिंगी पशु इसको बोला गया है, और इसी में ये स्क्रिप्ट शो हो रही है। स्क्रिप्ट में ज़्यादातर ह्यूमन, फिश और यू शेप के आकार को स्क्रिप्ट में, ये स्क्रिप्ट हम पढ़ नहीं पाए हैं। और ये जो सबसे फेमस बुल जो मिला है मोहर के ऊपर, ये उसकी है। और यहाँ पर भी स्क्रिप्ट है, ये देखो, ये ह्यूमन है, ये यू शेप में है, तो ये स्क्रिप्ट को अभी पढ़ा नहीं गया है। बियर्ड मैन मिला है। द आर्टिस्टिक स्टैचू ऑफ मैन विथ बियर्ड वॉज डिस्कवर्ड। कहाँ से डिस्कवर्ड किया गया? मोहनजोदारो से। इट हैज़ शॉल, ऐसे शॉल पहना है इसने, ये यहाँ पे दिख रहा ना, शॉल पहना हुआ है। और इसकी आंख ना कंप्लीटली ओपन है और ना ही कंप्लीटली बंद है, ये हल्की से खुली हुई है। आइज आर हाफ क्लोज, हैंस कॉल्ड एज द स्टैचू ऑफ योगी, इसीलिए इसको योगी की स्टैचू कहते हैं। और इसकी हाइट अप्रॉक्स 17.5 सेंटीमीटर की है। और ये मेल टॉर्सो मिला है। इसके हाथ नहीं है, गला नहीं है, पैर नहीं है। ये हमको कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से। ठीक। और एक स्कल्पचर मिला हमको मदर गॉडेस का। इनका हाथ यहाँ पे नहीं है, बट ये भी हमको मिला कहाँ से? मोहनजोदारो से। टेराकोटा का है ये मदर गॉडेस का। उसके बाद डांसिंग गर्ल की बात करते हैं। डांसिंग गर्ल किस मेटल की बनी हुई है? तो ब्रॉन्ज की बनी हुई है। और ये हमको कहाँ मिला है? तो मोहनजोदारो से। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैचू है कि उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हमको कहाँ में मिलती है? चोल एम्पायर पे, बहुत बाद में 9वीं सदी में मिलती है। वही चीज़ हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन पे ब्रॉन्ज एज की स्टैचू मिल गई है। और इसमें भी क्या है? इसका जो राइट हैंड है वो हिप के ऊपर रखा हुआ है, और जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में बहुत सारी बैंगल्स, ये मोटी दिख रही ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पूरी बैंगल्स हैं, बैंगल्स बनाया गया है लेफ्ट हैंड में। ओके, इसमें इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। डॉक यार्ड के बारे में बात करते हैं। तो डॉक यार्ड हमको कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला, गुजरात में, जो हमने बोला अभी। इट वॉज सराउंडेड बाय द ह्यूज ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल क्यों बनाया गया है? कि डॉक यार्ड कहाँ था? समुद्र के किनारे। तो जो लहरें आती थी, तो जो फ्लड से बचाने के लिए वहाँ पे एक ब्रिक वॉल बना दिया गया था, जिससे फ्लड से बच सके। इट वॉज मेड ऑफ द बेक ब्रिक्स, पक्की ईंटों की बनाई गई थी इसको। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट शी पोर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एकमात्र यही था जो शी पोर्ट था, यहाँ पे डॉक यार्ड था। अदरवाइज इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पे भी डॉक यार्ड नहीं था। इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था। इंटरनेशनल ट्रेड कहें या ओवरसीज ट्रेड कहें, जो हमको मेसोपोटामिया और रोमन एम्पायर के साथ जो ट्रेड दिखता है वो इसी के थ्रू होता था। अब हम स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो अभी इतने देर से बात कर रहे थे कि स्क्रिप्ट हमने पढ़ा नहीं है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। तो ये यहाँ पे मेंशन है कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था। उसके बाद साइन रिप्रेजेंटिंग द बर्ड, क्या क्या रिप्रेजेंट करता था? बर्ड, फिश एंड ह्यूमंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 चीज रिप्रेजेंट करता है स्क्रिप्ट ने, बर्ड, फिश और ह्यूमन, जो हमने पहले ही देख चुका है। 375 से 400 नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। स्क्रिप्ट्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन द सील्स, कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार्स, कॉपर्स एंड टेराकोटा टेबल। मतलब कहाँ कहाँ पे उकेरा गया है, तो इसको हमको सील्स में देखे हैं, इसके अलावा जार्स में देखे हैं, जो ज्वेलरी में देखे हैं, उसको प्रेशर करके उसको उकेरा जाता था, मतलब एक आकार दिया जाता था। ओके, और ये देखते हैं कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स हमें, ज़्यादातर मोस्टली ये ऊपर में है, ये यू शेप में है सब। उसके बाद यहाँ पे फिश में है, और नीचे जाएंगे तो ये ह्यूमन शेप में है। तो ये स्क्रिप्ट थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन को, जिसको हम आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। और रिसर्च तो चलती रहती है। द अर्बन हड़प्पन कल्चर्स वाज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लोकल विलेज कल्चर्स। जो हमने सबसे शुरू में बात किया था कि जो न्यूलिथिक एज
के लोग थे वो एक साथ रहने लग गए थे, लोकल एरिया में रहने लग गए। अब वो धीरे धीरे सोसाइटी डेवलप होने लग जाएगी। अब जब सोसाइटी डेवलप होने लग जाएगी तो एक सिविलाइजेशन फॉर्म करेगी। इट हैड अ ट्रेड कॉन्टेक्ट्स विद मेसोपोटामिया। अभी हमने देखा कि उसके साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से वहाँ हमको सील मिला है। कहाँ का? मेसोपोटामिया का। तो हमको वहाँ से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। द एंटायर एरिया ऑफ हड़प्पा इज इन ट्रायंगुलर शेप। कैसे? एक बार फिर से हम भारत का ऐसे नक्शा बनाते हैं। इधर अब यहाँ पे गुजरात है, ठीक, ऐसा करके ऐसे, और यहाँ पे ऊपर पे जम्मू कश्मीर, ऐसे रफ फिगर बना रहे हैं ना। तो वो मेन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो यहाँ से लेके अफगानिस्तान से लेके ऐसे, ये हो गया पाकिस्तान और ये हो गया भारत। तो ट्रायंगुलर शेप में है ये। तो किस शेप में है? ट्रायंगुलर शेप में पाया जाता है। कैसे? अब यहाँ पे हम जस्ट अभी आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ में यहाँ पे मांडा पाया जाता है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे नॉर्थ में क्या है? मांडा है, चिनाब नदी के किनारे। और यहाँ पे सबसे साउथ में दैमामाद पाया जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के। इसके पश्चिम में क्या मिलता है हमको? सुख्ता जंडोर, ये हमको पाकिस्तान के बलूचिस्तान से मिलता है। और जो सबसे पूर्व में है आलमगीर मिलता है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। तो 4 उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हमने पढ़ लिया। अभी आगे और मैं आपको बता दूं। देखो, सुख्ता जंडोर यहाँ पे है बलूचिस्तान में, जो कि पश्चिम में है। आलमगीर जो कि पूर्व में है। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर नॉर्थ में है। और भागरता इसमें दिया है, बट एक्चुअली दैमाबाद है। अभी जो न्यू रिसर्च हुए हैं उसमें दैमाबाद सबसे साउथ वाला एरिया है। ये हमने ओरिजिन एंड एक्सटेंट के बारे में पढ़ लिया कि ये कहाँ तक फैला था। तो कहाँ, वेस्ट में कहाँ तक, ईस्ट में कहाँ तक, नॉर्थ में कहाँ तक और साउथ में कहाँ तक, ठीक। ये हमने एक चार्ट लगा दिया है। वीडियो लंबी हो रही इसलिए जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे जस्ट जैसे मैं अभी बनाया था ना, उसको एक बार फिर से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये जो एरिया था, एक सेकेंड, एक बार पेन लेने दो, फिर मैं ये जो एरिया था जब है यहाँ पे, तो हम यहीं पे बना लेते हैं। ऐसा ट्रायंगुलर शेप फॉर्म करता है, जिसमें ये महाराष्ट्र वाले एरिया में दैमाबाद है, यहाँ पे आलमगीर है, और यहाँ पे मांडा है, और यहाँ पे सुख्ता जंडोर बलूचिस्तान में। तो ये ट्रायंगल फॉर्म करता है। ओके, अब 6 हड़प्पन सिटीज़ के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा पाकिस्तान पे है, और वो भी मोंटेगोमेरी डिस्ट्रिक्ट के पास। सेकंड आता है मोहनजोदारो कहाँ? लरकाना डिस्ट्रिक्ट के पास है, सिंध नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोथ दी सिटीज आर लिंक्ड बाय दी इंडस रिवर। चंद्रहुदरो एक ऐसा सिटी था जहाँ पे किले के साक्ष्य, किलेबंदी करते थे। तो चंद्रहुदरो एक ऐसा अकेला जगह है जहाँ पे किलेबंदी नहीं हुई है, बाकी सभी जगह पे किलेबंदी हुई है। सिटीज़ को सराउंडिंग से वो कर देते ना, किले लगा देते थे जिससे कोई अटैक ना करे। तो किलेबंदी सिर्फ चंद्रहुदरो में नहीं हुआ, और चंद्रहुदरो भी कहाँ है? पाकिस्तान में, मोहनजोदारो के साउथ में। इसके बाद लोथल हमारा गुजरात में है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा डॉक यार्ड के साथ क्या है? यहाँ पे मनके की फैक्ट्री भी मिली है। कालीबंगा राजस्थान में। इसके बारे में हम क्या यहाँ से हमको काली चूड़ियाँ बनाने की फैक्ट्री मिलती है। यहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ ये एकमात्र ऐसी सिटी थी जो कि जो अपर और लोअर दोनों एरिया को किलेबंदी किया है। इसके साथ साथ ये अकेला एक एरिया था जहाँ पे सड़क पक्की बनी है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमको ऊँट के साक्ष्य मिले हैं, और ऊँट के बाद हमको मिला है यहाँ पे कच्ची नालियाँ। बाकी सभी जगह पे पक्की नालियाँ हैं, लेकिन कालीबंगा में कच्ची नालियाँ हैं। और जो यहाँ की घर हैं, बिल्डिंग्स, वो भी पक्की ईंटों की जगह ना बन के कच्ची ईंटों की बनी है। और बनावली के बारे में हमने पढ़ा है, ये 6वां है बनावली, जो कि हरियाणा में मिला है। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये अमीरों की बस्ती थी। ये कैसे पता चलता है? तो यहाँ पे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स मिली है। अब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कहाँ? गरीब के घर नहीं मिलेगा, अमीरों के यहाँ मिलेगा। तो बनावली में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पे कब्र मिली है, तो कब्र में जो इम्पोर्टेंट और जो महंगे स्टोन्स होते थे, वो स्टोन्स उस कब्र के अंदर मिले हैं। साथ में ज्वेलरीज और बहुत सारी चीज़ें पॉटरी के अंदर रखी हुई मिले हैं कब्र से। तो ये कौन रखेगा? जिसके पास होगा। और किसके पास होगा? अमीर लोगों के पास होगा। तो बनावली को इसीलिए अमीरों का शहर कहा जाता है। इंडस सिटीज फॉलो द ग्रिड सिस्टम। ये
ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई भी घर बन जाए। जो सिटी है, सिटी प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाई गई थी, ग्रिड सिस्टम पे बनाई गई थी, एक लाइन से सारी शहर थे। ऐसे 90 डिग्री आप खींचेंगे तो वैसे ये कट जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बना के भी बता देता हूँ। ऐसा मान लो अपन एक रेक्टेंगुलर शेप में लेते हैं, तो ग्रिड सिस्टम कैसा होता है कि ये ऐसे लाइन से सिटीज फॉर्म करेंगी। ऐसा नहीं कि हवा में कहीं पे कोई भी घर बन जाए और कहीं पे कोई भी सड़क बन जाए। सारी चीज़ें, अर्बन प्लानिंग बहुत सोच समझ के किया गया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसीलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट सिविलाइजेशन, क्योंकि इतनी अच्छी प्लानिंग मेसोपोटामिया में भी नहीं देखा गया था। अब ऐसे ग्रिड सिस्टम के थ्रू पूरी सिटीज़ बनी हुई थी। इसके साथ साथ जो ईच सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू द 2 पार्ट्स, हमने बात कर ली। पहला पार्ट सिटाडेल था और दूसरा लोअर टाउन कहते थे। स्टेट्स ऑल्सो फॉलोड, जो सड़कें थी वो भी ग्रिड सिस्टम फॉलो करती थी। कैसे? ये सारी चीज़ें 90 डिग्री पे जितनी भी सड़कें थी वो एक दूसरे को काटती थी। कितना मेजरमेंट का ध्यान रखा जाता था उस टाइम पे, ये देखने वाली बात है। 90 डिग्री पे काट रही हैं। उसके बाद जो हाउसेस थी स्ट्रीट्स के कॉर्नर्स पे बनती थी, वर राउंडेड टू द अलाउड टू द कार्स पास इजीली। मतलब यहाँ पे मैं इन सबको एक कंक्लूजन बताता हूँ कि जो घर थे वो सड़क के थोड़ी दूर बनते थे। क्यों बनते थे? क्योंकि कोई कब्जा ना कर सके सड़क के ऊपर, सड़क से दूर ही रहे। और इसलिए भी कि जो दरवाजे और खिड़की खुलते हैं उसके कारण जो वहाँ पे कार्ड पास हो रहा है, कोई भी लोग आ जा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमेशा घर को सड़क से थोड़ी दूर बनाया जाता था इस सिविलाइजेशन में। और हाउसेस से जुड़ी एक नाली होती थी जो घर के बाहर की एक नाली के साथ जाती थी। तो घर का सारा ड्रेनेज जो पानी था वो घर के बाहर एक नाली में जाता था। वो सारी नाली किससे जाके, जो शहर की मेन नाली थी वहां जाके मिल जाती थी, जिससे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम मेन नाली से जुड़ जाता था और मेन नाली के थ्रू वो ड्रेनेज सिटी के बाहर चला जाता था। तो इतना अच्छा सिटी प्लानिंग थी उस जमाने में। जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थी वर बिल्ट ऑन द हाई माउंट टू प्रोटेक्ट द फ्लड्स। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो थोड़ी हाई बनाते थे कोई भी सिटी को, जिससे फ्लड्स आए तो उनको परेशानी ना हो, फ्लड्स नीचे से टकरा के वापस चले जाए। ओके, हाउसेस वर स्पेकियस विद द रूम्स एंड द बाथरूम्स। यहाँ पे रूम्स तो थे ही, बाथरूम भी थे, किचन भी थे, और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा नाली वाला सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था कि जितना भी वेस्ट है वो ईजिली बाहर चले जाए। हाउसेज वर सिंगल डबल स्टोरेज हम पढ़ चुके हैं। कोर्ट यार्ड भी था, किचन भी था हाउसेज में। हाउसेज वर द मेड ऑफ द वुड एंड द ब्रिक, पक्की ईंटों के बने होते थे और लकड़ी के घर बनते थे। इच हाउसेज हैड द डोर्स एंड विंडोज, सबके घर में डोर्स एंड विंडोज होते थे, और वो भी सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, सड़क घर के सामने खुलते थे। ऐसा नहीं कि सड़क में खोल दिए तो कोई आ रहा है तो वो वही टकरा जाए। ओके, ग्रेनरीज, सील्स, स्क्रिप्ट, रेगुलेटेड वेट एंड मेजर्स, हमको वेट भी मेजर जो मिले हैं वहाँ पे तौलने के सामान वो बहुत स्टैंडर्ड मिले हैं। सारे मोस्टली क्यूबिक साइज में होते थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक वेट होते थे, चाहे वो कालीबंगा में हो तो भी उसी वेट का होगा, हड़प्पा का होगा तो भी उसी वेट का होगा। ऐसे एक ही साइज के होते थे। हड़प्पा नॉट ओनली ट्रेडेड विथ अदर पार्ट ऑफ द इंडिया बट ऑल्सो अदर कंट्रीज इन द एशिया। जो हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं, रोमन एम्पायर के बारे में बात करना, सॉरी रोमन एम्पायर ने रोमानिया के बारे में बात करते हैं, तो वहां से भी हमको इसके साक्ष्य मिले हैं। बार्टर सिस्टम था वहां पे। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि हम आपसे एक चीज ले लें और अपनी दूसरी चीज देते हैं, यही बार्टर सिस्टम कहलाता था। तो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम करने के लिए क्या क्या यूज किया जाता था? जो इंपॉर्टेंट स्टोन होते थे, जैसे लाजवर्द मणि होती थी नीले कलर की, उसको यूज किया जाता था। मेटल्स यूज किए जाते थे, और सेल खड़ी के सेल्स बनते थे, उसको यूज किया जाता था। मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल वर इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द मेटलर्जी। लोथल में अभी मैं बताया था मनके की फैक्ट्री थी, हड़प्पा भी इंपॉर्टेंट है और मोहनजोदारो में भी फैक्ट्री थी, इसलिए इसको मेटलर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स कहा जाता था। और टूल्स और किचन वेयर भी यहाँ पे मिले हैं हमको। ग्रेनरीज, सेल्स, स्क्रिप्ट, रेगुलेटेड वेट्स, ये हमने अभी जस्ट देख लिया। यहाँ पे ट्रेड होता था, ट्रेड के थ्रू। अब हम ये देखते हैं, जो अभी आपको मैं बता रहा था कि जो मोस्टली है ये क्यूबिक साइज में होता था, जो जिसका वेट और मेजर होता था। ओके, अब राइस की बात करते हैं। तो राइस हमको यहाँ पे पता चलता है कि गुजरात से पंजाब में आता था, लेकिन इसके साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? सबसे पहले मेहरगढ़ में खेती के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हमको ये कहाँ से मिलेगा राइस के साक्ष्य? तो हमको कालीबंगा से जुते हुए खेत, और जुते हुए खेत के बाद जब देखेंगे तो राइस के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा भी लोहरा देव से हमको मिलता है राइस के साक्ष्य। लोथल एंड सुक्ता जेंडोर प्रोवाइडेड द कॉटन।
कॉटन लेकिन एक्चुअली में मेहरगढ़ से सबसे पहले मिला था। और यदि उसका कपड़े का देखें तो वो चीज़ हमको अभी आगे देखेंगे, फिगर भी मैं दिखाऊंगा, वो सबसे पहले हमको मोहनजोदाड़ो से कपड़ा बना हुआ कपड़े के साक्ष्य मिलता है। उसके बाद दे हैड अ ट्रेडिंग कॉलोनी इन द नॉर्दर्न अफगानिस्तान, ये तो हम देख चुके। मेसोपोटामिया ट्रेडेड विद दी मेलुहा। मेलुहा क्या था? मेलुहा उस टाइम पे जो मेसोपोटामिया के लोग थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन एरिया था, उसको मेलुहा बोलते थे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट उस टाइम भी होता था। जब ट्रेड होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा ही। जब बाहर से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार हो रहा है तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होगा। उनकी कुछ चीज़ें हमारे यहाँ आएंगी, हमारी कुछ चीज़ें उनके यहाँ जाएंगी। गोल्ड वॉज, अब ये देख लेते हैं कि कहाँ पर से हम क्या चीज़ लाते थे। तो जो गोल्ड वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम कहाँ से आता था? गोल्ड कर्नाटक और अफगानिस्तान वाले एरिया से आता था। कॉपर कहाँ से आता था? राजस्थान और साउथ इंडिया से आता था। बलूचिस्तान से भी और अरेबिया से भी कॉपर आता था।